तो जैसा कि हमने पहले कहा कि चीन में सुर्ख लाल कार्पेट पर जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत शी जिनपिंग ने किया है, ये दुनिया को चिढ़ाने वाला कदम है और सीधे सीधे दुनिया को बड़ा संकेत है, ट्रंप को चिढ़ाने वाला कदम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये कदम एक नई अर्थव्यवस्था को दुनिया में लॉन्च करने का पहला स्टेप है, यानी कि अमेरिका का अब समय जाता हुआ नजर आता है। अब आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए पूरा घटनाक्रम क्या है। आइए आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर, उसे याद कीजिए, बड़बोले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अटैक करके सोचा था कि उसने दुनिया को फतेह कर लिया। झूठे बयानों के पुलिंदों से भारत को उसने डराने की कोशिश की। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर में एक तरह से बाजी पलट गई और वो सीधे सीधे औंधे मुंह गिर गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया में उनकी जमकर किरकिरी हुई। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ नीति को बकवास बताया है। अब अगर कोर्ट में भी ट्रंप की दलीलें नहीं चली तो अमेरिका पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा, क्योंकि टैरिफ से कमाए हुए पैसे सूद समेत वापस करने होंगे। अब जो तीसरी तस्वीर है, ये बहुत कुछ कहती है। तीसरी तस्वीर चमकते दमकते भारत के विकास पथ की तस्वीर, जिसका चीन में डंका बज रहा है। पीएम मोदी का शी जिनपिंग ने सुर्ख लाल कार्पेट पर बेहतरीन स्वागत किया। ये तो अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए एससीओ और ब्रिक्स के सहयोगियों से मिलकर ट्रंप को किस तरह से पटकनी देने की एक तस्वीर बनती हुई नजर आती है। ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और यही तस्वीर जो है, खासतौर से जो आखिरी तीसरी तस्वीर थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और चिंता बढ़ाती है। ट्रंप जिस टैरिफ के दम पर हुंकार भर रहे थे, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे, खुद के एक्शन को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उसी एक्शन पर यूएस कोर्ट ने लताड़ लगाकर ट्रंप के मिशन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप अब धीरे धीरे अमेरिका में ही घिरते नजर आते हैं। अब स्थिति ऐसी है, ना उगलते बन रही है और ना ही निगलते बन रही है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने सख्त सवाल पूछकर डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता कर दिए। कोर्ट ने पूछा कि भाई, आपको टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, आखिर फिर आपने ऐसा कदम क्यों लगाया, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का हक नहीं है, बल्कि गैर जरूरी है ये। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपातकालीन शक्ति का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा। अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ को बरकरार रखा गया था। फिलहाल ट्रंप के फैसलों पर तुरंत रोक तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये कदम अमेरिका के लिए घातक है। अब ट्रंप को अक्टूबर तक का वक्त मिला है। ये देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या तर्क रखे जाते हैं। तो फेडरल कोर्ट की तरफ से जब फटकार मिली तो डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं। अब देखने वाली बात है कि वो अपने जवाब में अपने आप को कैसे कवर करते हैं। इस तरह से ऊल जुलूल जो उनकी तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं उसको अब कोर्ट ने फटकार लगाई तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए। घबरा नहीं गए बल्कि बौखला गए। अब बौखलाते ट्रंप ने जनता से नाराजगी ना बढ़े, इसके लिए उल जुलूल बयान देना शुरू कर दिया और अब वो देशभक्ति के तराने गाने लगे हैं। जी हाँ, अदालत ने गलत तरीके से कहा टैरिफ हटाना चाहिए। उन्होंने कहा जो गलत तरीके से टैरिफ जो लगाया है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अदालत गलत कह रही है, कभी टैरिफ हटा तो अमेरिका के लिए आपदा हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप जनता से कह रहे हैं। वो अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अमेरिका। आखिर में जीत अमेरिका की ही होगी। नासमझ नेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम टैरिफ का इस्तेमाल अपने हित के लिए करेंगे। उनके अनुसार अमेरिका को एक बार फिर से समृद्ध, फिर से मजबूत और फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से रुख है और अब वो सफाई लोगों को देते हुए नजर आते हैं, जब कोर्ट की एक तरह से कहा जाए कोर्ट का हंटर उन पर चला है। लेकिन सिर्फ कोर्ट ही नहीं, बल्कि अब अर्थशास्त्री हो या फिर वहां के प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके सब एक सुर में ट्रंप की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप पर आरोपों की अब बौछार हो रही है। इसी कड़ी में पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने ट्रंप पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी छवि को गर्त में डालकर ही मानेंगे।
अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता। ऐसा कभी नहीं था पहले। वो ये भी कहते हैं कि ट्रंप के जो बेतुके फैसले हैं उससे दुनिया के तमाम देशों का अब एक तरह से अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है और चीन पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप अब हर तरफ से सिर्फ कटाक्ष का सामना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और इसीलिए बाकायदा ट्रंप नीति ने मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। जैसे अमेरिकी कंपनियों के लिए मुश्किल घड़ी हो गई है। आईटी सेक्टर्स जो बहुत बड़ा हब जो है, बहुत बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका की नजर आती है, लेकिन आईटी सेक्टर को धक्का लग सकता है। अमेरिका में मंदी आने का खतरे का और भी ज्यादा अंदेशा है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका की जो अलग थलग पड़ने का भी खतरा मंडराता हुआ नजर आता है और इसका जो जिक्र है वो लगातार वहां के ही अधिकारी या फिर वहां के ही जो नेता हैं उनकी तरफ से किया जाने लगा है। आइए अब हम आपको अमेरिका की वो सच्चाई भी दिखाते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल खुद को एक तरह से दुनिया की सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कर्ज के ऐसे दलदल में फंस गया जिससे उबरना अब आसान नहीं होगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। 50 दिन में 86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो अमेरिका पर बढ़ गया है। हर दिन लगभग 1.81 लाख रुपए करोड़ की जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। कुल कर्ज अब 3,205 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इतने जीरो हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। देखिए जरा, अब आज अमेरिका पर उसकी जीडीपी 124% के बराबर कर्ज है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे कहीं ज्यादा उस पर अब कर्ज नजर आता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, वहां के लोग सवाल भी कर रहे हैं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1970 में 40.34% था, साल 1980 में 30.6%, 1995 में 64.67%, 2000 में ये 50% था, 2010 में 61.57%, 2015 में 100%, तो 2020 में 106.89% था, तो 2025 में ये इससे और भी ज्यादा बढ़कर 124% हो चुका है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की तुलना की बात अगर की जाए, दूसरे देशों से तुलना करें तो अमेरिका के बाद में कर्ज के मामले में नाम आता है ब्रिटेन का, जिस पर 101.8% कर्ज है। फ्रांस पर 113% कर्ज है, इटली पर 135.8% कर्ज है, जापान पर 251% तक का कर्ज है, चीन पर 88.3% कर्ज है, तो भारत पर 83% कर्ज है। तो ये कौन से देश पर कितना कर्ज है ये आपने जान लिया। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद में आप बाकायदा खुद अंदाजा लगाएं कि अमेरिका पर कितना कर्ज है और भारत पर कितना कर्ज है। साथ ही अमेरिका की सरकार अपनी सेना या अपना स्वास्थ्य क्षेत्र पर जितना ज्यादा खर्च नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा तो कर्ज चुकाने में खर्च कर देती है। अब सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें, खासतौर से कहां पर कितना खर्च करता है अमेरिका, उसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा में 22% का खर्चा है, ब्याज चुकाने में 14% का, चिकित्सा में 14% का खर्चा जो है वो अमेरिका करता है, स्वास्थ्य में 13%, तो रक्षा में भी 13% का ही एक तरह से खर्च जो है वो अमेरिका की तरफ से किया जाता है। लेकिन फिर भी बौखलाए ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं, जबकि खुद अमेरिका देखिए किस तरह से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इसीलिए बार बार कई सवाल खड़े होते हैं, बार बार अब ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होने जा रहा है और अब मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप पड़ते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के क्या मुश्किल भरे दिन शुरू हो रखे हैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों की वजह से, क्योंकि फेडरल कोर्ट की तरफ से जब झटका लगा तो उसके बाद में सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। करेंगे चर्चा, हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ उनसे। मेरे साथ में इस समय पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी जुड़ रखे हैं, प्रोफेसर शंतेश कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ में, इंटरनेशनल स्टडीज़ से हमारे साथ में हैं जेएनयू में, और हमारे साथ में साथी जुड़ रखे हैं अमेरिका से डॉक्टर भरत बराई जी जो कि चेयरमैन हैं इंडिया यूएस फाउंडेशन के। बहुत स्वागत है आप सभी का। और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जल्दी हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में
बड़ई सर, आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा बताइए कि अमेरिका में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, जो फेडरल कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई है, आखिर उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये है कि प्रमुख ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। जी। फेडरल कोर्ट ने 7-4 डिसीजन दिया कि अमेरिका के जो नियम है उसके मुताबिक आप ये टैरिफ नहीं लगा सकते। उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी बताया था। इकोनॉमिक इमरजेंसी के बताव से ये टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन वो कौन सी इकोनॉमिक इमरजेंसी बताएंगे? वो बोलेंगे कि हमारी ट्रेड डेफिसिट काफी $1 ट्रिलियन है, लेकिन वो तो कई साल से चल रही है, आज कोई नई नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो उनको कांग्रेस के पास जाना चाहिए। कांग्रेस को सत्ता है कि वो टैरिफ लगा सकती है, टैक्सिंग कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जजेस हैं, उसमें से 6 रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव जजेस हैं। वो क्या रूलिंग देंगे कि $1 ट्रिलियन ट्रेड डेफिसिट, उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करना और वो इमरजेंसी रूलिंग के लिए टैरिफ लगाना और ठीक है या नहीं। दूसरा सवाल ऐसा है कि कोई ऐसी फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि अभी तो भारत पर 50% लगा दिया, ब्राजील पर 50% लगा दिया, पाकिस्तान पर 19% लगा दिया, बांग्लादेश पर 19% और म्यांमार। वो जो सब कर रहे हैं, वियतनाम 19%, आपने कैसी फॉर्मूला से वो किया है? क्योंकि आपका अगर इंडेक्स ये है कि ट्रेड डेफिसिट कम करनी है तो वो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी फॉर्मूला होनी चाहिए और वो आपको कांग्रेस के पास जाना चाहिए और अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट उसकी बहाल दे दे, तब वो कर सकते हैं। तो देखिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उनके पास अभी 1.5 महीने का समय है और 1.5 महीने के समय में उसका कोई नतीजा आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट बताएगी उनको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कानूनी रूप से उनके पास में रेमेडीज हैं, आगे ऑप्शंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन फेडरल कोर्ट की तरफ से जिस तरह से फटकार लगी, उसके बाद में कहा जाए जेके त्रिपाठी सर कि अब उनकी जो डिप्लोमेसी या फिर उनके जो स्टैंड्स हैं, उनके डिसीजंस हैं, अभी तक तो ये कहा जाए कि यूएस के बाहर जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा था, लेकिन अब वो अपने ही लोगों के माध्यम से घिर रहे हैं। अब उनकी डिप्लोमेसी जो पूरी नीतियां हैं उस पर, एक्शंस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए नैना जी, मैं सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए और आपके व्यूअर्स को नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बराई ने बड़े बड़े डिटेल्स में बता दिया कि लीगली क्या उनके पास ऑप्शन है, क्या नहीं है। अगर वो लीगल ऑप्शन है भी, मान लिया 9 जजेस की बेंच में से 6 जजेस जो रिपब्लिकन ओरिएंटेड है उनकी ओर से जाते भी हैं और फेडरल कोर्ट के डिसीजन को उलटते भी हैं, तो भी ट्रंप की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि एक तो यह है कि वो तो लीगल चीज है कि इमरजेंसी है कि नहीं है और क्या है, क्यों इतनी इमरजेंसी है, क्यों कांग्रेस के पास नहीं गए। लेकिन उसके अतिरिक्त सवाल ये है कि प्रैक्टिकली आपने कितने देशों को एलियनेट किया है। देखिए, आप पहले आप उनको ब्रिक्स को धमकियां दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। ब्रिक्स के 11 देशों की अगर आप ऊपर ले मिला लें उनकी इकोनॉमी, तो 32.7 ट्रिलियन डॉलर होती है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी से थोड़ी ज्यादा है। इसमें अगर अमेरिका के तथाकथित फ्रेंड्स यूएई और सऊदी अरेबिया को हटा दीजिए तो लगभग अमेरिकन इकोनॉमी के बराबर है। इसका मतलब कि अमेरिका अपनी बराबर ताकत वाले, अपने से थोड़ा ज्यादा ताकतवर पहलवान को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। दूसरी चीज देखिए, इन्फ्लेशन वहां हो चुका है, वहां देखिए वो अनएम्प्लॉयमेंट डॉलर और फिर देखिए सवाल ये है कि अगर आप कहेंगे कि हम बाहर से नहीं लेते, हम IT बाहर से नहीं लेंगे, हम लोगों को बाहर से नहीं लेंगे,
ओवरनाइट आप फैक्ट्रीज नहीं पैदा कर सकते, ओवरनाइट आप आईटी के एक्सपर्ट्स नहीं इतने पैदा कर सकते। बिल्कुल। करेंगे भी तो उनको आपको अमेरिकन लॉ के हिसाब से लेबर वो वेजेस देनी पड़ेगी। इसी से बचने के लिए तो इंडिया से या चाइना से या फिलीपीन से आईटी के एक्सपर्ट्स आते हैं। बिल्कुल और जो सही। आपने जैसे ये भी बात की ना आपने कि कर्ज, अब देखिए 27% जो है उनकी जीडीपी का 14 और 13 मिला लीजिए तो ब्याज देने में और अच्छा नहीं खर्च होता है, यानी कि 1/4 से ज्यादा उनकी इनकम उसमें खर्च होती है। प्लस दूसरी चीज ये है कि आपने देखा कि भारत ने भी कुछ दिन पहले और अभी जर्मनी ने भी न्यूयॉर्क से अपने गोल्ड रिजर्व्स कम करने शुरू किए। जी। इसका मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अमेरिका के ऊपर भरोसा विश्व के कई देशों का धीरे धीरे कम हो रहा है। और देखिए आपने चीन ने भी ट्रेजरी बॉन्ड्स अपने कुछ ऑफलोड किए हैं, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड। जी जी। तो ये सब दिखा रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे ज्यादातर लोगों का धीरे धीरे भरोसा कम हो रहा है। जब भरोसा कम हो रहा है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पतन की शुरुआत है, डॉलर के पतन की ये शुरुआत है। और ये नहीं समझ पा रहे हैं, उनका इन्फ्लेटेड वो है कि कैसे दुनिया के कोई विकासशील देश हमारी बात नहीं मान सकता। चीन ने नहीं मानी तो उन्होंने चीन को धौंस दी। चीन ने फिर अपना रेयर अर्थ का बंद कर दिया तो उनको मैग्नेट्स की परेशानी हुई। फोर्ड मोटर्स में प्रोडक्शन रुक गया। रूस के साथ चूंकि वो अभी तक बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं किसी तरह उन्हें नोबेल मिल भी जाए, तो रूस के साथ थोड़े नरम है। ब्राजील और लेकिन भारत सर के ये तो साथ आने नहीं वाले है। वक्त में तो सिचुएशन और चेंज होगी मुझे लग रहा है। अब तो ये नाराजगी की शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं शंतेश जी का रुख करना चाह रही हूँ। शंतेश जी, ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस या उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े होते रहे हों। हालांकि ये कहा जाए कि कोई भी डिसीजन होता है तो उसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसी तरह से खासतौर से वहां पर तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी खासतौर से चाइना पर उन्हें पाबंदी लगाई थी। यूएस चाइना ट्रेड वॉर जब था 2018-19 के बीच में, अब ये था कि भाई अरबों डॉलर का जो खासतौर से अरबों डॉलर का जो चीनी सामान था उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी बाकायदा अमेरिका के सामान को लेकर कई अपने सैंक्शंस लगा दिए। अब बताया ये गया कि उसके बाद में अमेरिका में वहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था और सोयाबीन और अन्य फसलों का आयात घटा तो बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो पहले भी इसी तरह से नुकसान झेल चुके हैं वहां के किसान या फिर अमेरिका के जो लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही नीतियों को लेकर। जी धन्यवाद, और अपने पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं क्योंकि हमारे वरिष्ठ हैं और सबके साथ भी जुड़ा हूं। और नैना जी, आपका एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ये जो विषय बेसिकली है इसके बैकग्राउंड जाना जरूरी है। देखिए, हम लोग जो देखते देर से डिस्कशन कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में घटित हो रहा है या जिसका प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, आप इससे और बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यूएस टैरिफ को लेकर परेशान है, पहली बात है ट्रेड को प्रायोरिटी दे रहा है। यूएस तो जाना ही जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब भी बात की जाती है तो सबसे पहला रोल मॉडल कंट्री है वो अमेरिका ही है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार अमेरिका इकोनॉमी को, रेट को या टैरिफ पर रख रहा है जी। सवाल ये ऐसे समय में अचानक से क्या हो गया जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो उठे हैं तमाम देशों पर। ऐसा नहीं कि भारत की बात कर रहे हैं, हमें बार बार हम तो भारतीय लोगों के साथ कर रहे हैं या भारत इंडिया के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबके साथ समान व्यवहार करें। उनको जहां से भी थोड़ा भय महसूस हो रहा है या वो देश जो ताकतवर देश को उभरना चाहते हैं, उभरने की तरफ बढ़ रहे हैं, उन तमाम देशों पर कहीं न कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कोर्स आप देखेंगे तो उनका शुरू हुआ फर्स्ट फेज तो अप्रैल 2 को शुरू हुआ। आप देखिए तो वहां पे कनाडा, मैक्सिको और चाइना 3 सेंटर कंट्री थी जिसपे डिस्कशन हुआ। भारत में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोगों ने बोला कि चलिए ये तो टारगेट कहीं के उन देशों पे है जहां जिनका भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। एक मैक्सिको एक्सेप्शन ले लेते, क्योंकि उस समय तक कनाडा और चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने थोड़ी दिनों बाद ही 31 जुलाई तक आते हैं तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो हमारा टेलर था 2-3 महीने का, असली पिक्चर तो आप दिखाएंगे। बोले 25% टैरिफ भारत में ही लगाए क्योंकि भारत से भी प्रॉब्लम हमें। उसके बाद घटनाक्रम आप देखेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां यूक्रेन का जिस तरह मुद्दा गर्माता चला जा रहा है, वहां इजराइल और
मिडिल ईस्ट में क्या घटना बढ़ती जा रही है आप देख रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और जहां भारत की जो पोजिशनिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। उनको बार बार ये खटकता है कि भारत हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा हो रहा है जिस तरह बाकी जो समर्थक देश है, पिछलग्गू देश है, वो खड़े होते हैं। भारत, मोदी जी कभी ओपनली ये नहीं बोलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े महान नेता है और इनको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए जैसे हमारे पड़ोसी देश बोलते हैं। तो हमारा सिंपल से ये मतलब है, बार बार हम इस मोड में रहते हैं कि हम बराबर के दर्जे पर बात करेंगे, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो सामरिक संबंध हो, चाहे कोई रक्षा का हम समझौता करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत बड़ी पिक्चर है, उस पिक्चर में एक छोटा जो सब्जेक्ट है वो टैरिफ है। मैं अगर उस पॉइंट जो आप पूछ रहे, इस पॉइंट पे अगर आता हूँ टैरिफ, तो टैरिफ का पूरा पृष्ठभूमि आप देखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं डोनाल्ड ट्रंप 25% बोल के रुक गए थे और उनके दिमाग में चल रहा था नहीं हम 7 अगस्त को जाएंगे और 7 अगस्त से इसको अप्लाई करेंगे, मतलब इसको अप्लीकेबल बनाएंगे टैरिफ का इंडिया का अगेंस्ट। और 6 अगस्त को आते आते बोलते नहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। और रीजन वो देते हैं इतना इरेशनल है, इलॉजिकल है कि खुद तो रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर देखिए अभी भी ट्रेड चल रहा है, लेकिन भारत को बोल रहे हैं भारत तेल खरीद रहा है और इससे रसिया पैसे मिल रहा है रसिया को यूक्रेन के अगेंस्ट उसको यूज करा सैन्य अभियान में। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो डायकोटोमी आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनके नजर में क्या है, कौन से देश है, क्यों है, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको देखने और मुझे लगता है सतीश जी डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसके बाद में उसका ये कहा जाए कि उसके रिएक्शंस किस तरह से होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मंजे हुए व्यापारी हैं, बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और वो बखूबी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन सर भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। डॉक्टर जाकिर, अब पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है जो एक बड़े कहा जाए सुपर पावर के तौर पर अमेरिका की जो एक इमेज रही है, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही है कि आपको, क्योंकि खासतौर से भारत की बात है, भारत की पोजीशन अपने आप में बढ़ रही है, वहाँ भारत, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका और रशिया जो है एक साथ दोबारा आते हैं, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ आने वाले वक्त में नज़र आता है क्या? देखिए, बार बार मैं, सभी लोग जानते हैं जो कंसेप्ट आया इमर्जिंग इकोनॉमीज जी, ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, ये किसका शेयर खा रही है? अमेरिका का शेयर खा रही हैं। अमेरिका की वर्ल्ड हेजीमोनी को जो है चैलेंज कर रही हैं। तो अमेरिका की गिरती हुई साख को बचाने के लिए ट्रंप आए हैं सामने। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ट्रंप जो है आखिरी प्रेसिडेंट नहीं होंगे, बल्कि ये आने वाले और भी प्रेसिडेंट की तरह, उनकी तरह ही बिहेव करेंगे, क्योंकि